घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा। शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, श्रेष्ठ को प्रस्थापित करके, परंपरा प्रवाहित करके, चंचल मन को बस में करके, तेरा तुझको अर्पण करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी। भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी। मैं आप सबसे एक प्रश्न की अपेक्षा कर रहा था कि ये रंगोली क्यों है। दिखने में तो रंगोली लग रही है, लेकिन रंगोली रंगों से होती है, फूलों से होती है। ये कुछ अलग ही रंगोली है। हम क्या कहेंगे इसको? डेकोरेशन कहेंगे, सजावट। ये डेकोरेशन भी नहीं है, सजावट भी नहीं है, ये कुछ पूजनीय है। पूजनीय होता है तभी उनके सामने दीप प्रज्वलन होता है ना। क्यों पूजनीय है? क्योंकि ये हमारे समाज का सामर्थ्य है, हमारी ताकत है, हमारी शूरवीरता है। इसके भीतर आपको बांस का सामान दिखेगा, मिट्टी का दिखेगा, तांबे का दिखेगा, पीतल का दिखेगा, कांसे का दिखेगा, लकड़ी का दिखेगा, पत्थर का दिखेगा। यहाँ पे एक पात्र है जो पत्थर से बना हुआ है, जिसमें भोजन पकाया जाता है। अधिकांश लोगों को पता भी नहीं होगा कि पत्थर में सब्जी भी बन सकती है, दाल भी बन सकती है, रोटी भी बन सकती है, चावल भी बन सकता है। यहाँ पर मोती का बहुत सुंदर काम है, मिट्टी का बहुत सुंदर काम है। यहाँ पे लाख से बने हुए बर्तन है जो वहाँ पीछे है। आप भोजन के विराम के समय वो देख भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो ये हमारे जीवन में क्या कारखानों से बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए, या इस प्रकार का सामान होना चाहिए जो हाथ से बनता है, जो भाव से बनता है? भोजन तो स्विगी जोमेटो से भी आता है, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं होता जो माँ के हाथ की रोटी में होता है। क्यों? क्योंकि वो पदार्थ के साथ साथ भाव भी मिश्रित होता है। कारखाने से बनने वाले सामान में केवल पदार्थ होगा, भाव नहीं होगा। भाव इन सब में होगा, क्योंकि ये हाथ के द्वारा श्रम करके बनाया जाता है। इसमें सुंदरता की अभिव्यक्ति होती है। कारखाने के कपड़े पहनेंगे तो वो तो या 32 या 34 की साइज का मिलेगा, 33 का हो गया तो क्या करेंगे? गांव का दर्जी वो बना के दे सकता है, कारखाने में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो करे। तो हम हमारे समाज के सामर्थ्य का पूजन करेंगे, तभी जाकर समाज सामर्थ्यवान बनेगा। तो केवल स्वदेशी का उपयोग करेंगे, भारतीय का उपयोग करेंगे, यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ना है। हाथ से बने हुए सामान का उपयोग करेंगे। ये जब हमारे जीवन में आएगा और इसके सही सामर्थ्य को जब पहचानेंगे, तो जीवन की समृद्धि, जीवन की सुंदरता, ये सब बढ़ जाएगा। इस विषय पर संवाद के हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय गोपी कृष्णा जी। प्रकाश जी, जरा उनको लेकर आइए। गोपी कृष्णा जी मूलतः कर्नाटक के बेलगांव के रहने वाले हैं। गोपी जी वहाँ पर घुमंतु जाति के जो लोग हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, भेड़ पालन करने वाले जो लोग हैं उनके साथ, और चक्रीय अर्थव्यवस्था के ऊपर उनका काफ़ी गहन अध्ययन है। ऊन में से क्या क्या बन सकता है आप कल्पना नहीं कर पाते, जो इनके यहाँ पर लोगों ने बनाया है। यहाँ गोपी जी के यहाँ से लाया हुआ भी कुछ है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा बैग जैसा है, तो इसमें पूरी जो वीविंग, उसकी जो पूरी बुनाई हुई है वो पूरी घास से हुई है। घास में से रस्सी बनी है, रस्सी में से बैग बनाई जो एकदम मजबूत है। उसके ऊपर उसको पकड़ने के लिए जो हैंडल है वो पूरा का पूरा चमड़े से बना है, और चमड़े का एक तरह से धागा भी है, सिलाई भी उसी से हुई है। तो इतनी सुंदर सर्जन वहाँ पे होते हैं। तो हम पिछले वर्ष हमारा सौभाग्य था कि हम गोपी जी के यहाँ पे गए और हमने इनके काम को देखा, और इतना सुंदर सर्जन होते हुए वहाँ पे देखा, तब जाके हमें लगेगा कि नहीं, हमारे समाज में क्या क्या सामर्थ्य है। मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय निरुपमा देशपांडे जी को। डॉक्टर निरुपमा देशपांडे जी मूलतः वैसे तो नागपुर की रहने वाली हैं, हालांकि पिछले लगभग 35 वर्षों से इनका निवास है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मेलघाट का अभयारण्य है, उसके भीतर लवादा नाम के छोटे से गांव में। इसमें आपने अमरावती छोड़ के और कुछ सुना ही नहीं होगा, लवादा भी नहीं सुना होगा, मेलघाट में नहीं सुना होगा। तो सोचिए, जिन्होंने डॉक्टरेट कर रखा है, यहाँ निरुपमा जी आप बताइए, जिन्होंने इतनी उच्च पढ़ाई की है वो, और मूलतः बड़े शहर की भी रहने वाली है, वो इतने छोटे से गांव में क्यों निवास कर रही है? यहाँ पे आई है, हमारे घर पे ही ठहरे ये सभी लोग, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि नहीं, मुझे तो अपने गांव का जो घर है उसमें जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। वहाँ उनका पूरा परिवार है। परिवार मतलब ये नहीं जो आपके घर में रहते हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे उनके कार्यकर्ता गणेश भी पधारे हैं बांस का कुछ सामान लेकर के। इनके द्वारा स्थापित संस्था का नाम है संपूर्ण बांबू केंद्र। बांस को मराठी में भी बांबू ही कहते हैं। तो बांस में से निर्माण होने वाली इतनी सारी चीज़ें
और यदि मैं उसमें से एक छोटा सा उदाहरण दूं, यहाँ पे ये मिट्टी का बना हुआ आपको एक पात्र दिख रहा है जिसके नीचे बांस की 3 डंडियों से जुड़ा हुआ कुछ दिख रहा है। बाद में आप देखिएगा आराम से, इसको पात्राधार कहा जाता है, पात्र का आधार। तो बांस की पट्टियों को थोड़ा थोड़ा बारीक छिल के मुश्किल से 50-100 ग्राम का कुछ बनाया जाता है, जिसके ऊपर आप 50 किलो वजन का कोई पात्र रख दो जिसमें दाल है, चावल है, कुछ भी है, तो भी वो रहेगा। हम जानते हैं कि उसको आप किसी भी सतह के ऊपर गर्म पतीले को नहीं रख सकते, तो स्टील के फैक्ट्री के बने हुए स्टैंड आते हैं। तो क्या हमें वो रखना चाहिए या हमें इस प्रकार का पात्राधार रखना चाहिए? हमारे घर में गेस्ट आएंगे तो एक्रेलिक की ट्रे भी आती है सबको पानी पिलाने के लिए, तो क्या वो रखना चाहिए या बांस की रखनी चाहिए? बांस की राखी बनाने का भी बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है निरुपमा जी के द्वारा, कई वर्षों से चल रहा है। तो उनके द्वारा बनाए हुए कुछ सर्जन यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो निरुपमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, गोपी जी आपका भी धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई के जैसे श्री आशीष कुमार गुप्ता जी। आशीष जी वैसे इंडस यूनिवर्सिटी से के लिए कोई नया नाम नहीं है, कई बार इनका यहाँ पे आना हुआ है, इनके सत्रों की रिकॉर्डिंग हुई है। अभी हाल फिलहाल ही में 1 महीने पहले ही इनका पूरा एक रिकॉर्डिंग यहाँ पे हुआ है। इससे पहले C20 में भी आना हुआ था, इसी मंच के द्वारा आपने बात भी यहाँ पे सबके सामने प्रस्तुत की थी। आशीष जी मूलतः जबलपुर के रहने वाले हैं। ग्रामीण प्रबंधन में इरमा आनंद से पढ़ाई करने के बाद में जब वो अपने काम में प्रयुक्त थे तो उसी दौरान उनकी पोस्टिंग थी तेलंगाना में। तेलंगाना में काम करते करते कभी मतलब उनकी भाषा में कहूँ तो किसी ने कहा कि आपको आदिलाबाद में जाओ, वहाँ पर उत्तर भारतीय खाना मिल जाएगा, रसम से अलग थोड़ा सा घर के जैसा खाना मिलेगा। तो वो सोच के वो गए कला आश्रम में। कला आश्रम में परिवार रहता है आदरणीय गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी का, जिनके विषय में हमने बात की। तो वहाँ गए, लेकिन भोजन के लिए गए थे और उनको जीवन की राह मिल गई वहाँ जाने के बाद। तो गुरुजी के पास रहने के बाद में इन्होंने जैसे एक जहाज अपना लंगर डाल देता है कि बस हो गया, अब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, इस प्रकार आशीष जी ने कला आश्रम को और गुरुजी को अपने जीवन का ध्येय, अपने जीवन का मार्ग, अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। गुरुजी के द्वारा कही गई बातों को देखना, उसके विषय में सोचना, मनन करना, उसके उदाहरणों को ढूंढना, उनकी समीक्षा करना, उसके ऊपर चिंतन करना और फिर संवाद करना और वो संवाद को समाज में स्थापित करना। भारत की जो व्याख्या गुरुजी के द्वारा की जाती थी वो थोड़ी सी पहली बार सुनने में लगता है, जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे यहाँ कृषि तो बहुत श्रेष्ठ उन्नत रही है, लेकिन इसमें से क्या है अनाज को छोड़ के जो कृषक बना सकता है? तो भारत कृषि प्रधान देश तो पिछले कुछ वर्षों में बन गया है। भारत उद्योग प्रधान देश रहा है। वैश्विक व्यापार में 33% का योगदान केवल कृषि के आधार से नहीं संभव है। तो हम हमारे समाज के सामर्थ्य को भी पहचाने। आशीष जी ने स्थापना की है जबलपुर के पास इंद्राना नाम के गांव में जीविका आश्रम की। जीविका आश्रम पूरी तरह से भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के संवर्धन के और उनके प्रचार प्रसार हेतु समर्पित है। वहाँ से गुरुजी रविंद्र शर्मा जी की बातों के ऊपर से प्रेरित कुछ पुस्तकों का निर्माण भी हो रहा है और उसमें से कुछ पुस्तकें हम प्रकाशित भी करेंगे। आज शाम को हम उन पुस्तकों का आपके समक्ष लोकार्पण होगा। तो जीविका आश्रम में कई सारी कार्यशालाएं होती है। जीविका आश्रम में इन विषयों के ऊपर गोष्ठी होती है। वर्ष में कई बार हमारे कई सारे मूर्तिकार जीविका आश्रम में जा चुके हैं। गोपी जी के यहाँ भी जा चुके हैं और निरुपमा जी के यहाँ जाना नहीं हुआ, लेकिन उनका बहुत सारा सामान हमने मंगवाया है। हमारे जो चौथे प्रतिभागी है सबसे युवा है, लेकिन उनकी प्रतिभा बड़ी विशाल है। कुणाल जोशी, वैसे मूलतः मध्य प्रदेश के, लेकिन फिर सावंतवाड़ी गोवा के पास इनका निवास रहा। वर्तमान में पुणे में रहते हैं। कुणाल ने बड़ी छोटी आयु से, कह सकता हूँ 15-16 वर्ष की आयु से, अपना बाकी सब छोड़ के वो गुरुजी के पास चले गए थे और वहाँ उन्होंने स्कल्पचर जिसे कहा जाता है, मूर्ति निर्माण, वो सीखा अलग अलग पदार्थों से। वो सीखते सीखते लकड़ी के काम में इनकी रुचि हुई और लकड़ी की जो नक्काशी है वो करना सीखे। और वो करते 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 फिर कभी उनका संपर्क हुआ पनवेल में, मुंबई के पास पनवेल में रहते उस्ताद बहाउद्दीन डागर जी, जो कि रुद्रवीणा के वादक है। रुद्रवीणा रावण के द्वारा निर्मित वाद्य कहा जाता है। आप यदि देखेंगे तो रावण के रथ के ध्वज में रुद्रवीणा का चित्र मिलता है। आज भारत में बहुत कम सिद्ध संगीतकार है जो रुद्रवीणा बजा सकते हैं। साधारण वीणा में एक तरफ तुम्बा होता है, रुद्रवीणा में 2 तरफ होते हैं और दोनों एक बराबर होने चाहिए। और उसके भागों के विषय में कुणाल संभव होगा तो विस्तार से बात करेंगे। उसमें मयूर, तक्षक, ये सब की एक विशेष भूमिका रहती है। उससे उत्पन्न नाद कैसे होता है। तो डागर जी के द्वारा उन्हें कार्य दिया गया कि आप रुद्रवीणा का एक भाग बनाइए। एक भाग इन्होंने बनाया, उनको इतना आनंद हुआ, बोला एक और बनाइए।
उससे भी आनंद हुआ, बोला एक और बनाइए, और धीरे धीरे पूरी रुद्रवीणा बनाने का काम इनको दिया गया। डागर जी पूरा देश घूमे थे, उन्हें पूरे देश में एक भी वाद्य निर्माता नहीं मिला जो उनकी अपेक्षा के अनुसार रुद्रवीणा बना सके। वो काम कुणाल ने किया। उस प्रकार के तुम्बे कहां मिलेंगे पूरे देश में? क्या उड़ीसा में संभव है? क्या छत्तीसगढ़ में संभव है? क्या उत्तर पूर्वी राज्यों में संभव है? सब जगह पूछा। हमारे गांव में भी आए थे, हमने भी कुछ समय बिताया था कुणाल के साथ में। तो वो पूरा समय बिता के, पूरा सब देख के, कई सारे प्रयोग करके, कई प्रयोगों में असफलता मिलने के बाद उन्होंने एक सुंदर रुद्रवीणा का निर्माण किया, जिससे डागर जी संतुष्ट हुए, जो कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय वादकों में से माने जाते हैं। फिर उन्होंने और भी कई वीणाओं का निर्माण किया, और ये करते करते खुद वीणा बजाना सीखे भी, क्योंकि जो संगीत नहीं समझता वो वाद्य बना नहीं सकता। वाद्य बनाना कोई एक ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिसमें आप दो चीजों को जोड़ दो। नाद की समझ होना, सुर की समझ होना बड़ा आवश्यक है। तो कुणाल भी यहाँ पे हमारे समक्ष उपस्थित है, और हम अब मैं ये आप चारों के ऊपर है, ये कारीगर यंत्र हमने जो बनाया है, समाज की जो कारीगरी है, समाज का जो सामर्थ्य है, उस विषय में आप हमारे श्रोतागणों के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। तो सबसे पहले हम जो कारीगर यंत्र की कल्पना है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये कितना पुराना है ये तो पता नहीं हमको किस तरह से है, बट हमने सबसे पहले, हमारे सारे लोगों ने ये गुरुजी रविंद्र शर्मा जी के यहाँ ही होते हुए देखा। वहाँ उस तरह का यंत्र गुरुजी ने बनाया कि जब उनको समझ में आया कि भारत एक उद्योग प्रधान देश रहा है, कारीगरी यहाँ की गजब की रही है, और कारीगरी के माध्यम से जो हम लोग आज और भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें रही हैं, तो कारीगरी को स्थापित करने के लिए ये यंत्र की शुरुआत उन्होंने अपने यहाँ पर की। और यदि इस पे देखा जाए तो कुछ विशेष नहीं है। हमारी जितनी तरह की कारीगरियाँ हुआ करती हैं उसका एक प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया जाता है। तो सभी तरह की, जिसमें लोहारी है, सुनारी है, कुम्हारी है, बढ़ईगिरी है, पत्थर का काम करने वाले हैं, चर्मकार हैं, जुलाहे हैं, सूत का काम करने वाले हैं, सभी जितने तरह के कारीगर रहे हैं उन सभी कारीगरों का एक एक, कम से कम एक एक, बाकी तो फिर जितना ज़्यादा हम लोग रख सकते हैं, जितने तरह की चीज़ें उसमें शामिल कर सकते हैं वो रखी गई हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों को एकत्रित एक जगह रखकर और फिर उसके समक्ष हम अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं। दूसरी एक और जो कल्पना गुरुजी बात करते रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्राम देवताओं की कल्पना रही है। ग्राम देवताओं भी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत उस तरह का कोई साकार रूप नहीं हुआ करता था। उसमें होता ये था, अभी से 40-50 साल पहले तक भी बहुत सारी जो जगह हुआ करती थी, तो एक जुलूस जैसा निकलता, जिस ओकेजन में हमको ये सब करना होता, एक जुलूस जैसा निकलता था। उसमें सभी कारीगर अपने अपनी चीज़ें बनाते हुए निकलते चलते थे। तो जो लास्ट में जो अपना फिनिश प्रोडक्ट जिसको कहते हैं कि तैयार माल एकदम आखिरी स्थिति पर रहता था, और वो एक स्थान पर जाते थे और वहाँ वो चीज़ पूरी करके उसको वहाँ पर रख देते थे। तो वो एक जनरली यदि आप ग्राम देवता वगैरह देखेंगे तो किसी पेड़ के नीचे, कहीं उसके नीचे ही मिलेंगे आपको, अलग से ऐसे मंदिरों की उनकी कल्पना नहीं है। तो वहाँ ये सारी चीज़ें रख दी जाती थी और फिर वहीं पर उस सब का पूजन हुआ करता था। तो ये कलाश्रम में एक ग्राम देवता के माध्यम से भी इसकी स्थापना हुआ करती थी, और वहीं पे ये सारे कार्यक्रम हम दीप प्रज्वलन करके आरंभ करते थे। तो गुरुजी से जुड़े जितने ज़्यादा लोग रहे हैं, जहाँ जहाँ अपना अपना काम चालू किया है, ये सारी जगहों पर ये चालू हुआ है कारीगर यंत्र का बनना। सबसे पहले निरुपमा जी के यहाँ पर लवादा में जो ग्राम ज्ञानपीठ की स्थापना हुई, उसके पहले संपूर्ण बेम्बू केंद्र की थी, तो वहाँ सुनील जी थे, सुनील देशपांडे जी आपके पतिश्री, तो कोरोना में हम लोग के बीच में नहीं रहे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों को आरंभ किया। और फिर ये जीविका आश्रम जब चालू हुआ तो उसके बाद फिर जैसे जैसे जहाँ जहाँ चीज़ें आरंभ होती गई तो उसमें ये चीज़ें आती गईं। तो यदि इसमें देखते हैं तो है क्या ये कारीगर यंत्र, ये तो सिंबॉलिक मैंने आपको बताया, लेकिन जो हम देखते हैं मुख्य चीज़ जो समझ में आती है वो ये 4 चीज़ों की प्रमुख बात होती है। रविंद्र शर्मा जी भी इस चीज़ के बारे में बात किया करते थे कि हमारा समाज जो है 4 प्रमुख चीज़ों, 4 प्रमुख स्तंभों पर टिका हुआ है। और वो स्तंभ क्या है? वो स्तंभ है विज्ञान, कला, अध्यात्म और सामाजिक अर्थशास्त्र। क्या क्या? विज्ञान, सबसे पहले कौन सा? विज्ञान। दूसरा क्या? कला। तीसरा अध्यात्म। और चौथा
सामाजिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र होना है कैसा होना है? सामाजिक होना है, असामाजिक अर्थशास्त्र नहीं। आज जो हम लोग देख रहे हैं जिस तरह का अर्थशास्त्र छाया हुआ है पूरी तरह से असामाजिक है, बल्कि बहुत सारे लोग तो इसको अर्थशास्त्र नहीं बोल के अनर्थशास्त्र बोलते हैं। तो ये जो आज जो अर्थ का अनर्थ हुआ जा रहा है सारा चीजें, तो उस तरह का अर्थशास्त्र है। तो ये चारों चीजें जो जो हमारे समाज रहा है, ये चार प्रमुख चीजें रही हैं। हमारी सारी चीज में विज्ञान होना है सबसे पहले। हर सारी चीज, कोई भी चीज हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें विज्ञान की आवश्यकता है। विज्ञान नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, मतलब उसके पीछे का तार्किक तर्क होना है, क्यों ये काम करना है। तो विज्ञान है, दूसरा है कला, तीसरा है अध्यात्म और चौथा सामाजिक अर्थशास्त्र। तो जीवन शैली जो है, इसमें विज्ञान का मतलब केवल विज्ञान, ये सारी चीजें अलग अलग करने वाली बात नहीं है। हमारी जीवन शैली ही वैज्ञानिक होनी है, हमारी जीवन शैली ही कलात्मक होनी है, जीवन शैली ही आध्यात्मिक होनी है। ये कोई 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा करने के अलग से करने वाले काम नहीं है। तो विज्ञान जब हम बात करते हैं तो विज्ञान में सारी चीजें आ जाती है। और जब हम सबसे पहली विज्ञान की, जैसे कोई भी चीज उठा के देख लें, यहाँ किसी भी तरह की कारीगरी है, ये बिना विज्ञान के संभव है क्या? आज लोहारी का काम है, सुनारी का काम है, या हम अभी गणेशों की बात कर रहे हैं, कुम्हारी का काम है, कुम्हार है, मिट्टी का काम जो है, तो इसमें बिना विज्ञान के ये संभव है क्या? कितनी मिट्टी में कितनी विस्कोसिटी मिला के लिए हमको कितना पानी मिलाना है, उसकी कितना उसका लचीलापन आना चाहिए, इलास्टिसिटी कितनी होनी चाहिए, उसमें और कौन कौन सी चीजें मिलाएंगे हम, ये सब चीज क्या है? पूरी तरह से विज्ञान ही है। फिर उसके बाद अलग अलग चाक पे यदि हम काम कर रहे हैं तो चाक पे यदि अब घुमा रहे हैं तो चाक की स्पीड कितनी होनी चाहिए, चाक की स्पीड में कितना प्रेशर जो हम हाथ से लगाते हैं उसमें कितना प्रेशर लगेगा कि उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन के उसमें से कोई चीज इवॉल्व होगी, निकल के जो प्रेशर के साथ जो निकल के आनी चाहिए। तो ये सारा का सारा चीज क्या है? विज्ञान। भले उस दृष्टि से एक्सप्रेस नहीं हो, लेकिन है विज्ञान ही। उसी तरह से फिर उसको बेक करना है हमको, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो खराब भी ना हो, किस किस चीज के लिए कितना कितना टेम्परेचर। और ये केवल एक छोटा सा उदाहरण है, हर थोड़ा यहाँ यहाँ इतने सारे सामान रखे हैं, चमड़े का सामान है, ठीक वही हाल है। चमड़ा यदि हमको निकालना है किसी पशु मरे हुए जानवर का, तो क्या किस किस तरह की क्या पद्धति है, कितने समय में किस तरह से, गोपी जी उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ऐसे ही हमारे पास ये जितने भी कास्टिंग वाले आइटम हैं, इसमें एक दो आइटम है जहां पे मिक्स कास्टिंग है, मतलब तांबा और पीतल दोनों एक साथ है। अब ये दोनों की मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं। आप तांबा को गलाओगे तो पीतल गल जाएगा, और पीतल को गलाओ तो उसकी क्या प्रोसीजर्स रहे हैं, किस तरह से उसको मिला के एक साथ ये किया गया है। तो कोई भी प्रोडक्ट हम उठा के देख लें, हमारे जीवन में कोई भी प्रोडक्ट है बिना विज्ञान के वो संभव नहीं है। हर सारी चीज में विज्ञान होना आवश्यक है। छोटी छोटी सी चीजें, कि मैंने अंगूठी पहनी है या तिलक लोग लगाते हैं, क्यों लगाना है, किस समय बैठ के खाना का, हमको बैठ के भोजन करना है या खड़े होके भोजन करना है, पानी हमको बैठ के पीना है खड़े होके पीना है, या किस ऋतु में कौन सा भोजन करना है, किस धातु के बर्तन में बने हुए भोजन करना है। अभी हमारे पास सचिन जी हैं, वो उन्होंने पत्तलों के ऊपर और दातूनों के ऊपर बड़ा रिसर्च किया हुआ है कि किस दातून से, किस पेड़ की दातून से क्या काम किया जाता है, किस बीमारी में कौन सी दातून इस्तेमाल करना है, और किस दूसरी चीज के लिए किसी और हमको अभीष्ट है तो उसके लिए क्या हमको इस्तेमाल, ये सारा का सारा विज्ञान रहा है ना। तो पूरी जीवन शैली हमारे यहाँ वैज्ञानिक रही है। आज हम जो टेक्नोलॉजी को छोटी मोटी चीज को सोच रहे हैं कि ये विज्ञान है, ये ऐसा नहीं है। तो विज्ञान हमारे यहाँ का बहुत ही प्रकृति, विज्ञान के यहाँ हमारी जो परिभाषा रही है वो ये रही है, प्रकृति के नियमों को डिकोड करना। प्रकृति के जो नियम है, ये जितनी सारी चीजें बताई हैं, ये कौन सी चीजें प्रकृति में नहीं होती है? ये तांबे की हमने बात की, पीतल की हमने बात की, लोहा निकालने की, मिट्टी निकालने की, चमड़े की, ये सब प्रकृति में होने वाली चीजें हैं। दातून की, पत्तलों की, अलग अलग पत्तलों में कैसे कैसे खाना खाया जाता है। ऋतुचर्या के ऊपर हमारे राम बाबू जी बैठे हैं, उनका भी एक सत्र होगा, उन्होंने ऋतुचर्या के ऊपर जबरदस्त काम किया, किस ऋतु में कौन सा भोजन करना है। पूर्णिमा जी हैं, उनका भी इस पूरे उसमें काफी लंबा काम रहा है। तो हर सारी चीज के पीछे विज्ञान रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के विज्ञान की बड़ी जबरदस्त 3-4 चीजें रही हैं जिसके बारे में आप सब लोगों को जानना चाहिए। पहली चीज तो ये विज्ञान पूरी तरह से प्रकृति की चीजों को डिकोड करके बनाया गया है। प्रकृति के नियमों को समझ के, प्रकृति की चीजों को जान के, किस पत्ती से क्या होता है, किस झाड़ से क्या होता है, किस जड़ी, किस किस पेड़ पौधे की
टहनी से क्या होता है, उसकी बार्क मतलब छाल से क्या होता है, जड़ से क्या होता है, ये सारे समय किसी समय में एक बहुत बड़ा अध्ययन रहा है और उन सारी चीजों को हमारे लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख चीज इसकी होती है कि विज्ञान हमारे यहाँ जो रहा है, विज्ञान की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसको इतना सरल कर दिया गया था कि गांव गांव में लोग बाग ये करते थे। अभी हम वीडियो देख रहे थे ना इधर पे, तो वीडियो देखते देखते किसी किन्हीं का था कि हमको 2-3 दिनों में ही या जितने दिनों में ही हमको स्नेहा दीदी ने सारा सिखा दिया कि मिट्टी का काम कैसा करना है। तो मिट्टी का काम हो, लोहे का काम हो, ऐसे कोई भी ये चीजें ऐसी ब्रह्म विद्या जैसी नहीं थी। इतना था ब्रह्म विद्या, लेकिन उसको इतना सरल कर दिया गया था, इतना सहज कर दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति उसको आराम से कर सकता है। यदि आज आप गांव में जाते हैं तो लोहार हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, किसी के यहाँ भी जाके आप काम देखते हैं तो ये उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि हम ये काम नहीं कर सकते। आज कितने सारे लोग अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स चला रहे हैं। कोई मिट्टी का काम सिखा रहा है, कोई लोहे का काम सिखा रहा है, कोई तांबे का काम सिखा रहा है, चमड़े का काम सिखा रहा है। 10-10, 15-15 दिन में ये लोग सीख ले रहे हैं अलग अलग तरह की चीजें। क्यों सीख पा रहे हैं? क्योंकि वो काम बहुत आसान थे। हमारे यहाँ विज्ञान को बहुत ही एकदम ऐसा बना के नहीं रख दिया था कि ये बड़ा बहुत कहीं की कोई चीज है, बहुत ब्रह्म विद्या जैसी है या कोई बड़ा क्लिष्ट चीज है। उसको बहुत ही सरल कर दिया गया था। छोटा सा उदाहरण और आपको दिखाऊं मैं विज्ञान का। यदि हमारे घरों में सारे लोग, महिलाएं यहाँ बहुत सारी हैं, पुरुष भी हैं, अब तो वो भी बना रहे हैं सब कुछ, तो 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 घरों में जो रोटियां बनती हैं, ये देखा है अपने आप में यदि देखा जाए तो पूरी तरह से ये वैज्ञानिक काम है। आटे में कितना पानी मिलाना है, वही जो मिट्टी की प्रक्रिया है, पूरी चीज उसमें होती है। कितना पानी मिलाना है, पानी मिलाने में उसकी विस्कोसिटी कितनी होनी है, उसकी इलास्टिसिटी कितनी होनी है, ऐसा तो नहीं कि एकदम ज्यादा मिल गया कम हो गया। ये सब साइंस है पूरा। ये टर्मोलॉजी हम यदि साइंटिफिक यूज करने लगे तो साइंस हो गया। फिर उसके बाद बेलते समय उसको उसमें कितना प्रेशर डालना है, बेलने के लिए वो चिपके ना, उसमें हमको जो परथन लगाते हैं उसमें आटा लगाते हैं, वो आटा लगाना है या नहीं लगाना है, कुछ जगहों पे लगाना है, कुछ जगहों पे नहीं लगाना है। और फिर उस प्रेशर में उसकी उसकी सेंट्रीफ्यूगल जो बात कर रहे हैं कि वो गोल कैसे बने, वो गोल बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है, ये सारी चीज साइंटिफिक है। और फिर उसके बाद उसको सेकना है, तवे पे कितनी देर सेकना है, डायरेक्ट आंच में कितनी देर सेकना है, ये पूरा तरह यदि देखा जाए, यदि हम इसको अपनी साइंस क्लासेस में पढ़ाना चालू कर दें तो एक पूरी चैप्टर जो है रोटी बनाने पे हो सकता है। लेकिन उसको इतना सरल कर दिया गया था कि 8 साल की, मेरी 9 साल की बच्ची है, मतलब अब तो 12 साल की हो गई, 8 साल 9 साल की बच्ची थी तब से वो रोटी बना रही है। इतना आसान था कि बच्चे खेलते खेलते उसको सीख जाते थे। तो ये कहने का मतलब है कि इसको इतना सिंपल कर दिया गया था। फिर ये तो एक केवल मतलब ये रोटी की बात हुई, रोटी में भी अलग अलग प्रकार है। यदि आप गेहूं की रोटी बना रहे हो तो ये सारा साइंस अलग हो जाता है। फिर आप ज्वार की रोटी बना रहे हो तो अलग हो जाता है, मक्की की रोटी बना रहे हो तो अलग है, बाजरे की रोटी बना रहे हो तो अलग है। उसमें कितना टेम्परेचर लगना है, किसी में गर्म पानी डालना है, किसी में तेल डालना है, किसी में कुछ करना है। फिर उसके बाद यदि ये रोटी एक हो गई, फिर पराठे, पुड़ी भी अलग अलग प्रकार की, फिर खाखड़े फाफड़े, और यहाँ तो फिर दुनिया भर के हैं, फिर गुजरात में आ गए हम लोग तो तो इतना सारा चीज है। यदि ये पूरा इसको एलेबोरेट करके जाया जाए तो बड़ा लंबा चौड़ा साइंस है। इस साइंस को हम समझेंगे तो जो मैं बोल रहा हूं कि टेक्स्ट बुक छोटी पड़ जाएंगी, और ऐसी हर जीवन की हर सारी चीज में, पूरा भोजन, पूरा पाक कला एक प्रकार से साइंस का है। लेकिन उसको इतना सिंपल कर दिया गया था, इतना सरल कर दिया गया था कि घर घर में आराम आराम से सारी चीजें होती थी। और यही हाल कारीगरों का था। बच्चे जो हैं, मिट्टी का काम है, लोहे का काम है, चमड़े का काम है, बड़ी बड़ी धातुओं को गलाने की टेक्निक 10-10, 12 साल की उम्र के बच्चे लोग कर लेते हैं। यदि आप जाएं गोपी तो इतने सारे रखते हैं, और देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा कि कैसा इतना सारा कठिन कठिन काम, जो इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स उसके इक्वेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स उसकी पद्धतियां हैं, लेकिन वो इतनी सरल हो गई थी। तो ये हमारे यहाँ की विज्ञान की इतनी बड़ी ख्वाबियत थी। आज यदि हम उठा के देखते हैं कोई भी चीज़, आज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आ रही है जो साइंस की हो, जो हम अपने घर पे कर सकते हैं। हर जगह पे आपको छोटी सी मिक्सर है, जूसर है, बिजली का स्विच है। पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत वो काम कर भी लेते थे। बिजली का स्विच वगैरह जैसी चीज़ भी अब आजकल कोई काम नहीं कर पाता है। हर सारी जगहों पे हमको क्या करना पड़ता है, सर्विस सेंटर कॉल करो, उसको बुलाओ, उसको ये सब करो। तो धीरे धीरे जो साइंस के माध्यम से हम पूरी तरह से परतंत्र होते जा रहे हैं। हमारी विद्या कैसी थी, स्वतंत्र होने वाली थी, कि हम उस चीज स्वतंत्र का मतलब क्या है,
स्व का तंत्र, ये जब हमारा तंत्र खुद का होता था, जब हम घर में ही बैठे सब कुछ काम कर लेते थे, आज ये थोड़ा सा हमारा मान लीजिए जो फ्लोरिंग है वो टूट जाए तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? लेकिन गांव में जिस तरह से मिट्टी की होती थी और गोबर का होता था, हर कोई ठीक कर लेता था। खपरे और कबेलू जो लगते थे, यदि छत कहीं से चूने लगे तो क्या हम उसको रिपेयर कर सकते हैं? आज नहीं होती है हर चीज के लिए। तो कैसे हम धीरे धीरे विज्ञान की इन छोटी छोटी टेक्निकों के माध्यम से कैसे परतंत्र होते जा रहे हैं, देखने लायक चीज है। जबकि हमारा विज्ञान जो हुआ करता था, ये प्रकृति की चीजों को डिकोड करने की चीज, और उससे डायरेक्ट हम लोग ये चीज करते थे, और उसको इतना सरल बना दिया गया था कि कोई भी घर बैठे आराम से वो चीज कर सकता था। दूसरी प्रमुख चीज थी इस विज्ञान की कि हमने इन सारी चीजों को इस्तेमाल तो किया हमारे विज्ञान की, उनके केमिकल विकल्प नहीं बनाए। आज क्या हो रहा है, हर सारी चीज का केमिकल विकल्प तैयार हो रहा है, लेबोरेटरी विकल्प तैयार हो रहा है, कारखाने वाला विकल्प तैयार हो रहा है। उससे होने बहुत बड़े, एक गोपी जी, आप पता नहीं, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट गुरुजी बड़ा अच्छा एपिसोड बताते थे। बोले एक बार कर्नाटक में गए थे घूमने के लिए, गोपी जी के साथ में ही कहीं पे, तो कहीं एक जगह हलवा खिलाया आपने, अनन्नास वाला हलवा, पाइनएप्पल हलवा, यू रिमेंबर? तो बढ़िया हलवा खिलाया, तो बढ़िया खाए, बढ़िया टेस्टी, अच्छा। फिर अंदर जाके देखा तो वो बकायदा उसमें हलवे में अनन्नास डाल रहे थे, खूब सारे वहाँ पे अनन्नास पड़े हुए थे कि बड़ा भारी था, वहाँ का फेमस था वो चीज़। तो वो खाए हुए बढ़िया आराम से। फिर बोले 4-5 साल बाद फिर जाना हुआ उस तरफ, तो फिर लगा कि चलो अब फिर से हलवा खाया जाए। तो इस बार भी बढ़िया हलवा खाए, स्वाद वाद बढ़िया आ रहा था, ये कर रहे थे। फिर अंदर जाके देखे तो वहाँ पे अब हलवे के जो अनन्नास थे, वो अनन्नास लेकिन वहाँ से गायब थे। अब वहाँ पे 2 बूंद उसमें टपकाई जा रही थी। तो जो पूरा फ्लेवर वाला मामला, जो इंडस्ट्री पूरी चालू हुई। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये जो पूरा रिप्लेसमेंट है, केमिकल विकल्प हम लोग हर चीज का जो बना रहे हैं, तो अनन्नास के गुण क्या हम ला सकते हैं उसमें, उसका स्वाद ला सकते हैं, उसका उसका खुशबू ला सकते हैं, लेकिन क्या अनन्नास के गुण हम ला सकते हैं? तो इस तरह से हर सारी, आज पूरी फ्लेवर इंडस्ट्री को यदि देखेंगे तो गजब की है। हर सारी चीज के फ्लेवर्स आपको अवेलेबल हैं, हर सारी चीज, लेकिन उसके गुण हमारे तरफ से पूरी तरह से गायब है। हर सारी चीज के हम लोग केमिकल विकल्प तैयार कर रहे हैं। पहले क्या है, छोटी छोटी सी चीजों के लिए, जानवरों की विष्ठाओं, सचिन की हम लोग बात कर रहे थे, सचिन जी का एक और अध्ययन विष्ठा पे रहा है। अलग अलग जानवर की क्या क्या विष्ठा रही हैं, उनके क्या क्या उपयोग रहे हैं। तो अलग अलग विष्ठाओं तक का हमारे यहाँ पे इतना अध्ययन हुआ था, और उसके अध्ययन के साथ में उसको हमारे व्यवहार में लाया गया था, एक एक चीज की, कि गधे की विष्ठा है तो उसका इस्तेमाल कैसे होना है, मक्खी की विष्ठा है तो उसका इस्तेमाल कैसे होना है। मक्खी की विष्ठाओं के लिए ऐसा बताया जाता है कि उसको इकट्ठा यदि बाहर तार वगैरह अगर कुछ डाल दिया जाए तो उसमें मक्खी बैठती हैं। तो उसमें बोलते हैं, आदिवासी कुछ इलाकों में गुरुजी बताया करते थे कि उनका पूरा वो मक्खियों की विष्ठाओं को वो गिरा लिया करते थे, और जब ये खेत वेतों पे जाना होता था तो महिलाएं उसके थोड़ा सा जो है बच्चों को चटा के चली जाती, छोटे बच्चे जो होते थे, तो बच्चे आराम से बहुत लंबा समय तक सोते रहते थे, तो नींद की गोली का काम करता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनका उपयोग हुआ करता था। तो हमारे यहाँ पे किसी भी चीज का विकल्प ऐसे बताया जाता है। ठीक उसी तरह से मेटलर्जी की यदि हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे टेम्पर, जो धार दिया जाता है ना, अलग अलग धातु की चीजों को धार देने के अलग अलग तरीके रहे हैं। तो एक तरीका गुरुजी बताया करते थे, ऊंट की पेशाब से धार दिया। यहाँ की जो तलवारें हुआ करती थी बहुत फेमस थी पूरे विश्व में। जो हमारा 33% का योगदान बताते हैं कि 25% से लेकर 33% का योगदान वर्ल्ड जीडीपी में हुआ करता था, उसमें इन सारी चीजों का बड़ा योगदान था। तो जो तलवारें जाया करती थी उसमें ऊंट की पेशाब से धार दी जाती थी, टेम्परिंग दी जाती थी। तो हमारे लोगों ने इन सारी तरह से जो प्रकृति में होने वाली जितनी चीजें हैं उनको ना केवल बरकरार रखा, बल्कि उनके इस्तेमाल ढूंढे ऐसे ताकि उनकी वैल्यू बनी रहे। आज यदि हम ऊंट की पेशाब की यदि हम कोई केमिकल विकल्प तैयार कर लेते हैं, जो कि हो ही गए हैं, तो ऊंट की हमारे लिए कोई जरूरत रह जाएगी क्या? ऊंट तो हमारे लिए कोई काम के नहीं है फिर। आज अभी हम लोग पिछले साल बीकानेर की तरफ जाना हुआ था, वहाँ एक ये कैमल के ऊपर में बड़ा भारी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, और वहाँ की अभी सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि जिस तरह से बहुत सारे जानवर उस गायब होते जा रहे हैं, ऊंट भी अब एक्सटिंक्ट एनिमल्स की कैटेगरी में आ गए हैं, जो कि हमारे जीवन में इतने ज्यादा यूज हुआ करते थे। ऊंट गाड़ी, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती थी, उसके ऊंट की चप्पलें, कोल्हापुर की चप्पलें, उधर राजस्थान की बहुत सारी चप्पलें जो हैं ऊंट के चमड़े से बनती थी। तो अब ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट प्राणी, मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं।
ऐसे नहीं कि चलो उपयोग नहीं कर रहा है, विलुप्त वाली कैटेगरी में जा रहे हैं। तो ये इस तरह यदि हम प्रकृति से इस्तेमाल, और यही हाल हमारे यहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षियों का हुआ करता था, कितने पेड़ की कौन सी क्या वैल्यू है, किस पत्ते से क्या होता है। तो छोटे छोटे गांव में यदि आप रहते हैं, निरुपमा जी रहती हैं, मैं रहता हूँ, गोपी जी का काफी वास्ता पड़ता है, कितने झाड़ पेड़ों के नाम तो उनको सहज ही याद रहते हैं। किस, अरे ये मत तोड़ो रे, उस समय काम आएगा, अरे ये चीज मत करो, ये उस समय काम आएगा, उस समय बीमार पड़ जाएगा तब क्या करोगे, ऐसे करके बहुत सारे झाड़ पेड़ बचा के लोग बाग अभी भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हमारे यहाँ से उसका वैज्ञानिक हमने वो अनुसंधान कर रखा था, और उसको हम जानते थे, उसका उपयोग हमने अपने दैनिक जीवन में कर रखा हुआ था, इसलिए कोई भी चीज की वेस्ट नहीं होती थी। तो ये बहुत महत्व की चीज रही है, किस तरह से हम ये सारा चीज करते रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसका केमिकल रिप्लेसमेंट लेके आते हैं, तब इन सब चीजों का हमारे यहाँ कोई महत्व रह जाएगा क्या? कोई महत्व नहीं रहता। और इसीलिए आज हमको ये पर्यावरण संरक्षण जैसे ढकोसले करने पड़ते हैं, कर रहे हैं ना आजकल सारी जगहों पे, कि हम पर्यावरण डे मनाएंगे, एनवायरनमेंट डे मनाएंगे, 2 दिन 2 प्लांट हमने प्लांट ट्रीज कर दिया, यही सब चीज चल रहा है लफड़ा। जो जिस समाज में पर्यावरण उसकी जीवन शैली का हिस्सा रहता था, उसको पर्यावरण संरक्षण करने की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ये सब जितने ढकोसले जिसको कहा जाए, दिखावा के रूप में ये सब कर ले रहे हैं, ये इस समाज की जरूरत है जहां पे पर्यावरण का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रह गया। तो हमारी जीवन वैज्ञानिक होने के कारण पर्यावरणीय भी रहा करती थी जीवन शैली। तीसरी एक जो हमारी प्रमुख चीज रही है विज्ञान के संबंध में, पहली तो ये कि उसको बहुत सिंपल बना दिया गया था, दूसरा ये कि उसका हमने केमिकल विकल्प नहीं तैयार किया था, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज थी कि हम लोग विज्ञान पे रुके नहीं। विज्ञान को हमने बहुत महत्व का माना, ऐसा नहीं था कि विज्ञान के बिना, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी हर सारी जीवन शैली में थी, बट आज जैसे क्या हो रहा है, आज एक अजीब सा पागलपन छाया हुआ हर, खासकर अर्बन लाइफस्टाइल में यदि हम लोग देखें, हर चीज क्यों करना है? क्योंकि दिस इज साइंटिफिक। वाई वी हैव टू डू समथिंग? क्यों? इसके पीछे ये साइंस है, उसके पीछे ये साइंस है, ऐसा साइंटिफिक है, इसीलिए ये करना है। तो अल्टीमेट चीज क्या हो गई है? क्यों हमको अंगूठी पहनना है, क्यों हमको ये करना है, क्यों हमको रात को खाना खाना है, क्यों हमको मतलब रात को इतने समय के बाद नहीं खाना है, क्यों हमको दूध ऐसा पीना है, किस समय बैठ के खाना है, कौन सी चीजों में खाना है, इस सब चीजों के हम लोग केवल साइंटिफिक कारण बस ढूंढ के रह रहे हैं, एंड वी थिंक दैट दैट इज सफिशिएंट। लेकिन हमारा समाज जो था, ये विज्ञान अकेले पे नहीं रुका है, हमारे यहाँ पे ज्ञान, फिर उसके बाद विज्ञान, और उससे भी ज्यादा महत्व जो दिया गया प्रज्ञान को दिया गया। इसीलिए हमारे यहाँ प्रज्ञानम ब्रह्म, ये एक महावाक्य, जो 4 महावाक्य हमारे माने जाते हैं भारतीय सनातन धर्म में, उसमें एक जो प्रमुख वाक्य है कि प्रज्ञान, तो ज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन प्रज्ञान उससे अलग चीज है। तो हमारी यहाँ की क्वेस्ट क्या रही है? प्रज्ञान की रही। विज्ञान तो होना है लाइफस्टाइल, लेकिन विज्ञान पे ही अटक नहीं जाना है, जैसे आजकल हम लोग लगभग अटक गए हैं। वाई वी हैव टू डू समथिंग? बिकॉज इट इज साइंटिफिक, दैट्स इट। हमारे पूरे टीवी में उठा के देख लीजिए, कौन सा टूथपेस्ट करना है, विज्ञानों क्या डेंटिस्ट की पसंद, बोर्नविटा क्यों खाना है, और जितने एनर्जी ड्रिंक क्यों करने हैं, क्योंकि वो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि क्या चीज है। तो प्रज्ञान के ऊपर हमारी महत्व की है। तो ये एक विज्ञान के ऊपर बात हुई। दूसरी प्रमुख बात हमारी कला, जो हम दूसरा स्तंभ बात कर रहे थे, कला। कला को हमारे यहाँ पे अध्यात्म की पहली सीढ़ी माना गया है, इसीलिए जीवन के हर सारू पहलू में कला एक इसेंशियल हिस्सा थी। तो हमारे यहाँ दरवाजे केवल दरवाजे नहीं थे, कलात्मक दरवाजे थे। हमारे यहाँ खिड़कियां केवल खिड़की नहीं थी, बल्कि कलात्मक खिड़की हुआ करती थी। दरवाजे हैं, चौकियां इतनी सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। ये चौकी चाहते तो आराम से बिना उसके बना सकते थे ना, सिंपल प्लेन। उसमें क्या लगता है, एक सिंपल सा ऊपर एक पट्टा डालो, एक इधर डालो उधर डालो, बन गया। जैसे आज हमारी टेबल्स कुर्सियां जितने सारे स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, उसमें कोई कलात्मकता दिखती है क्या इन चौकियों की तुलना में? या इतनी सारी जो चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, ये सारी की सारी कलात्मक क्यों है? क्यों? क्योंकि कला को हमारे यहाँ जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण सीढ़ी माना गया है। इसीलिए हमारे जीवन में सारी जगहों पे कला का बहुत ज्यादा महत्व था। और जितने सारे पूजा पाठ है, त्योहार हैं, अलग अलग ओकेजन्स हैं, इन सारी जगहों पे हम लोग को कला के माध्यम से ही शुरुआत करते रहे। छोटी सी पूजा होती है घरों में, या छोटा सा भी कार्यक्रम होता है, तो उसमें हमको सबसे पहले क्या करना होता है? साफ करके, गोबर वोबर से लीप करके उसमें हम चौक पूरते हैं आटे से। क्या बोलते हैं आप लोग अलग, यहाँ मराठी गुजराती में? हाँ, रंगोली तो बाहर डालते हैं, जहाँ पूजा करते हैं, जिसमें भगवान को बिठाना है, वहां पे भी पहले चौक पूरते हैं ना। उसके ऊपर भी पटा रखते हैं, हाँ, महाराष्ट्र में अनाज रखते हैं जैसे बता रहे हैं। तो वो पूरा चीज होता है। और पूजा की पद्धति को यदि हम देखें थोड़ा सा 2 मिनट,
तो आप देखेंगे पूजा की पद्धति में होता क्या है कि उसको बढ़िया रखा, जो हमारी दैनिक पूजा भी है उसमें भी यदि हम देख लेते हैं तो उसमें भगवान को सजा के नहला धुला के वहाँ पे बैठाया, कपड़े पहनाए, उसमें फिर उनको जितनी भी फूल माला देना है, अगरबत्ती लगाना है, उसमें गीत होना है, संगीत होना है। तो उस छोटी सी जगह में 2-5 मिनट में ही हम लोग उसको सारी तरह से कलात्मक बना देते हैं। उसमें कलर सेंस होता है, स्पेस डिवीजन होता है, कौन सी जगह पे क्या रखना है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, गीत है, संगीत है, पद्य है, गद्य है, कथा का भी वाचन होता है, उसमें संगीत का भी होता है। घंटी कुछ नहीं है हमारे पास वाद्य तो हम घंटी बजाते हैं, होता है कि नहीं, शंख बजाते हैं। तो उस 5, 10, 15, 20 मिनट का जो भी जो टाइम है और वो 2 फीट 4 फुट का जो स्पेस है, उस पूरे स्पेस को हम लोग कलात्मक कर देते हैं। और कलात्मक केवल ड्राइंग वाला बस नहीं, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला जितनी चीज़ है, तो गीत संगीत ये वो सारा चीज़ भी उसमें आता है। तो ये गुरुजी कहा करते थे कि हमारे ये सब करने के पीछे भगवान कुछ उनको दे या न दे, लेकिन सौंदर्य दृष्टि जरूर प्रदान करता है। यदि हमें दिन में एक बार 15 मिनट 20 मिनट की इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो अपने आप बहुत सारा कुछ उसमें चीज हो जाती है। तो इस तरह से पूरा कला हमारे जीवन में हर जगह पे, इसलिए इसका उदाहरण आप सीधे सीधे देख ही रहे हैं। तीसरी चीज जो हम लोग महत्व की चीज है कि जीवन शैली वैज्ञानिक होना है, कलात्मक होना है, उसके साथ साथ क्या होना है, आध्यात्मिक भी होना है। ये सारी चीजें केवल भौतिक उसके लिए नहीं, बल्कि जो मार्गी उसके लिए है उसके लिए भी हमको बात होना है कि आध्यात्मिक दिशा में हमको बढ़ाए। ये नहीं कि ये खाली चीजें हमको कहीं एक दिशा में लेके जा रही है जो कि पूरी भौतिक और शारीरिक चीजें हैं, बल्कि मेरे ख्याल से एक सेशन हमारे पास मार्गी कलाओं के ऊपर में है, तो श्रुति जी आई हुई हैं पुणे से, तो हम लोग इस पर ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। तो ये जो चीज़ है कि वैज्ञानिक, कलात्मक और साथ साथ आध्यात्मिक होना। और चौथा जो सबसे महत्व की चीज है कि इन सब चीजों को करते हुए हमारी जो अर्थव्यवस्था होनी है वो सामाजिक अर्थव्यवस्था होनी है, असामाजिक अर्थव्यवस्था नहीं। लाभ की अर्थव्यवस्था होनी है जो कि शुभ लाभ हो, अशुभ लाभ की नहीं, लोभ की नहीं। और यही सबसे बड़ा महत्व का चीज है कि आज 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 जो गणेश वंदना परिवार के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसीलिए देश में महत्व का रख रहा है क्योंकि हम इसमें सामाजिक अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं लोगों का। अगर अदरवाइज तो देखा जाए तो ये मिट्टी के वर्कशॉप्स तो बहुत सारी जगह हो रहे हैं, मिट्टी के गणेश बनाने की वर्कशॉप्स हैं, काम धंधे हैं, कलात्मक की सारी चीज़ें हैं, अलग अलग देश विदेश में हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, लेकिन वो उतना महत्व का नहीं है जितना यहाँ का सामाजिक अर्थशास्त्र का महत्व का है, जहाँ इस चीज़ की बात होती है कि चीज़ें लेने फ्री में देने की भी नहीं है और बेचने की भी नहीं है। चीज़ें हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सारी चीज़ें बेचने की नहीं हुआ करती थी, देने की हुआ करती थी। जबकि हमारा ये मानना है गुरुजी को देखने समझने के बाद कि हमारे पूरे समाज में कोई भी चीज़ बेचने की नहीं होती थी। कारीगरों का जितना सामान है वो भी बेचने के लिए नहीं होता था, वो भी देने के लिए होता था। यदि अभी भी कारीगरों के पास जाएं आप, लोहार के पास, सुनार के पास, दर्जी के पास जाएं, तो वो ये नहीं बोलता है कि यार भैया मेरा सामान कुछ बना दो, तो वो ही नहीं बोलता है कि भाई साहब नहीं बनाना, तो बोल रहा है वो कि भाई साहब अभी मैं आपको नहीं बना सकता क्योंकि ये चीज़ मुझे कुछ और लोगों को देनी है, किसी और को बेचनी है वाली चीज़ें शब्दावली में ही उपयोग नहीं आता है। उसको ऑर्डर है ऐसा भी नहीं बोलता है वो कि मेरे 4 जगह पे ऑर्डर है, 5 जगह पे ऑर्डर है, बोले मुझे 4 जगह देना है। तो ये देने वाली जो पद्धति है, बिना बेचे हुए देने वाली पद्धति, इसको समझना बहुत जरूरी है। और यही हम जब देखते हैं तो समझ में आता है कि हमारी अर्थशास्त्र कैसा रहे जो कि समाज को पोषित करे। आज ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोग गणेश वंदना परिवार में, यदि ये गणेश बेचते तो क्या इस तरह से जुड़ सकते थे आप? ये समाज बन सकता था आपका जो बना हुआ है? ये पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए हमारा अर्थशास्त्र जिसको हम बात कर रहे हैं ये सामाजिक अर्थशास्त्र है कि जहाँ ये सारी चीज़ें समाज को, सामाजिकता को बनाए रखते हुए की जाती हैं, जिसको इस बरकरार रखते हैं तो जाके हमारा अर्थशास्त्र। आज दुर्भाग्य से हो क्या रहा है, आज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, हर सारी क्षेत्रों में बहुत प्रयोग हो रहे हैं भारत में, बहुत सारे भारतीय, जिसको भारतीय प्रयोग के नाम पे भी बोल रहे हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो वो उस दृष्टि से भारतीय नहीं है। आज कृषि के नाम पे कितने प्रयोग हैं, कोई प्राकृतिक खेती बोल रहा है, कोई ऋषि खेती बोल रहा है, कोई आवर्तनशील खेती बोल रहा है, कोई जीरो बजट फार्मिंग बोल रहा है, कोई और। यदि देखा जाए तो ये सब खेती के ही प्रकार है ना, भारतीय खेती की पद्धतियां हैं। लेकिन यदि मेरी दृष्टि से देखें, गुरुजी की दृष्टि से देखें, तो इन सारी चीज़ों में हो क्या रहा है, बना तो रहे टेक्निकल, उसमें विज्ञान तो हम लोग भारतीय इस्तेमाल कर रहे हैं,
कला का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से ये सारी चीज एक तरफ जीरो बजट का बोल रहे हैं और दूसरी तरफ इसको प्रीमियम पे बेच रहे हैं। तो यदि ये प्रीमियम पे, ऐसे देश में जहां अन्न बेचना पाप माना जाता रहा हो, बेचना हर सारी जगहों में मुश्किल, मैं तो मना कर रहा हूं, लेकिन अन्न के विषय में तो विशेष था कि जहां अन्न बेचना पाप माना जाता हो, उसमें यदि आप प्रीमियम पे कोई चीज बेच रहे हैं तो वो भारतीय कहला सकती है क्या, या कहलानी चाहिए क्या? तो ये हमको देखना होगा। ठीक यही चीज शिक्षा के विषय में है। विद्या जो दान की वस्तु हुआ करती थी, आज कितने भी गुरुकुल खुल रहे हो, लेकिन वहां या तो हमको शिक्षक सैलरी पे रखने पड़ रहे हैं या विद्यार्थियों से शुल्क लेना पड़ रहा है। दोनों जगह पे अर्थशास्त्र के मुद्दे पे आके हम पूरी तरह से अभारती हुए जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि हम देख लें, हमारे हर तरह की जातियां होती हैं, जितने काम धंधे हैं, लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, बंसकार, जुलाहे, चर्मकार, जितने काम धंधे उतनी जातियां हैं। लेकिन वैद्यों की हमारे यहाँ कभी कोई जाति सुना है हमने? वैद्यों की कभी कोई जाति नहीं होती रही है। क्यों नहीं होती रही? क्योंकि वैद्यगिरी को कभी काम धंधा माना ही नहीं गया, इसीलिए उसको जाति ही नहीं बनाई हमने। लेकिन आज आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे कोई भी चीज पैथी हो, लेकिन उसमें जिस तरह से काम हो रहे हैं, क्या उसको हम भारतीय बोल सकते हैं? तो ये कुछ प्रश्न हैं जिसपे हम सब लोगों को सोचना चाहिए। कारीगर यंत्र के माध्यम से, गणेश वंदना परिवार के माध्यम से इन सारी चीज़ों पे सोचने का हमको अवसर मिल रहा है। तो उनका, गणेश वंदना परिवार का एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया मैंने, माफ़ कीजिएगा। निरूपमा जी, आप। ये आशीष जी, आप जो बोल रहे थे ना, मुझे कुछ गुरुजी की और बातें उसमें से याद आई कि हम अर्थव्यवस्था की बात तो करते हैं, पर गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि हमारा ये जो सब मटेरियल है, जैसे बांस है, लकड़ी है या मिट्टी है, इसका उपयोग करना है, यानी निसर्ग के साथ यदि हमको जीना है, तो उसमें सबसे बड़ा महत्व ये था कि मानसिकता का, कि ये मटेरियल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारी मानसिकता बहुत डिपेंड होती है। वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि उसके साथ आपके मन में क्या भाव आता है। आप यदि सूती वस्त्र पहने हैं तो आपके मन में क्या भाव आ रहा है, और यदि आप नायलॉन के वस्त्र पहने हैं तो आपके मन में क्या भाव आ रहा है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि हम नायलॉन के वस्त्र पहने हैं तो थोड़ी चिड़चिड़ाहट अपने आप ही होने लगती है, पर सूती वस्त्र या रेशम के वस्त्र आप पहनेंगे तो आपके त्वचा को वो बहुत मुलायम लगता है, तो आपके मन को भी अच्छा लगता है। तो ये बात है। साथ ही साथ गुरुजी हमेशा एक उदाहरण देते थे कि जैसे मिट्टी का घड़ा है और प्लास्टिक का घड़ा है, तो आपके मन में क्या भाव आएगा। तो जब प्लास्टिक की चीज़ हम वापर रहे हैं, प्लास्टिक का घड़ा यूज कर रहे हैं, तो हमारे मन में वो लापरवाही आ ही जाएगी कि ये गिरेगा तो भी फूटने वाला है नहीं। उसकी जगह यदि हम मिट्टी का घड़ा उठा रहे हैं, तो जरूर हम उसको बहुत संभाल के उठाएंगे। तो हमारे जो कौन सी चीज़ से क्या बनना है, हमेशा गुरुजी हमको उदाहरण देते थे, और बहुत सारे उदाहरण उनके डिज़ाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा होते थे। कि हमारे समाज में जो है, वो हमेशा पूछते थे, कोई भी आते थे उनको चर्चा करने, तो हमेशा पूछते थे कि बताइए इसको क्या कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं आप बताइए। हम मराठी में मैं बता सकती हूँ, इसमें मराठी में कोई नाम नहीं है इसका, क्या बोलेंगे इसको? आ? प्याला ये गुजराती वर्ड नहीं हो सकता है। ग्लास, गिलास, गिलास वगैरह ऐसा ये हम लोग बोलते हैं, या प्याला ये भी उर्दू शब्द से आया हुआ है। ये कोई हमारा इसका नहीं है। संस्कृत में भी इसके लिए कोई वर्ड नहीं है। संस्कृत के जानकार और बता सकते, पर नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या था, जो लोटा था, कलश बोलो, एक ही वो उदाहरण देते थे, इतना सुंदर, मुझे पूरा ऐसे लग रहा है कि गुरुजी बात कर रहे कान में कि कलश जो है उसको लोटा कब बोलेंगे, वो ऐसा लेके जा रहे तो अलग है, ऐसा पकड़ के है आप तो उसका उपयोग अलग है। तो एक ही चीज है, पर उसका भाव उसके मन में हमारे आता है। तो हमारे यहाँ कोई भी भाषा में इसके लिए कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि ये हमारा डिजाइन है नहीं। तो गुरुजी की बहुत सोच थी इसके ऊपर, और खास करके वो मानसिकता बनाने की जो बात कहते थे। तो अभी जैसे आशीष जी ने कहा कि अलग अलग पूजा है, त्योहार है, और हमारी पूरी जो अर्थव्यवस्था रही है वो हमारे समाज आधारित रही है। यहाँ का समाज जो था, जो उद्योग प्रधान था, वो स्वयं पूर्ण था।
हमारे यहाँ बाहर से कुछ भी नहीं आता था, आईना तक के गांव में बनता था, हर चीज गांव में बनती थी। और हमारी ये व्यवस्था को ब्रिटिशों ने तोड़ा है। एक तो शिक्षा व्यवस्था तोड़ी, दूसरी उद्योग व्यवस्था तोड़ी। तो इससे हुआ क्या कि हमारी मानसिकता पहले टूट गई कि हमको अंग्रेजी नहीं आता है तो हम बहुत बड़े गवार हैं। ये वाली मानसिकता जो ब्रिटिशों ने हमारे इसमें डाली है, उसका असर आज भी हमारे ऊपर है कि हम बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में ही पढ़ाना है, और अपना जो कुछ भी है वो सब घटिया है, वो सब क्या बोलेंगे, गवार है या खेड़े पाड़े का है, उसको कोई महत्व नहीं है। ये वाली मानसिकता, और जो पाश्चात्यों में दिया है वो सब सही है, ये मानसिकता। तो पहले के समय में ये होता था कि जो भी हमारे त्योहार या नियम हमारे ऊपर, और खास करके वो गुरुजी का शब्द था कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति के 16 संस्कार, जन्म से लेके आपके मृत्यु तक बहुत सारे संस्कार बताए गए हैं। करीब 52-53 संस्कारों की बात गुरुजी करते थे, तो इतने तो नहीं, पर कम से कम 16 संस्कार हमारे जीवन में आवश्यक रखे गए थे। और वो संस्कार है कि आप नामकरण करेंगे, फिर कर्णछेदन करेंगे, फिर गर्भ के पहले के भी संस्कार थे कि हमारे आगे की प्रजा अच्छी होनी है, इसलिए विवाह होने के पहले भी कुछ कुछ किया जाता था। इस तरह के संस्कार थे, तो इनका महत्व था। ये सब क्यों करना है? क्योंकि उस व्यक्ति की मानसिकता को तैयार करना है। तो आखिरी में जाकर 80 साल के जब होते हैं, तब सहस्त्र चंद्र दर्शन ऐसा एक संस्कार किया जाता है कि नहीं, अभी आपने 80 चंद्र देखे हैं, आप अभी आपको अध्यात्म में ही रहना है, इतना आपने देखा है, उसका भी एक संस्कार है। तो ये संस्कार जब होते हैं तो हमारी मानसिकता वो संस्कार के अनुकूल होती है। इसलिए विवाह को भी संस्कार कहा गया है। इसलिए विवाह का वो होना करना वैसे जरूरी नहीं है कि आप ये करो ही। उसी तरह हमारे सब त्योहार, क्या जरूरत है गणेश जी 10 दिन रखना है और बाद में उसका विसर्जन ही करना है? इतना क्यों टाइम पास करना है? कोई ये भी बोल सकता है, क्या ये मूर्ति बनाने में आपने 15-15 दिन लगा दिए, ये तो बहुत बड़ा टाइम पास हो गया ना, हमको तो समय ही नहीं है। तो ये अभी आधुनिक मानसिकता हमारी जो बदल गई है, क्योंकि हम कौन सा मटेरियल और कौन सी चीज उपयोग में ले रहे हैं, उसके ऊपर से हमारी मानसिकता। आप देखो, सिंपल सा उदाहरण है, आप मैं सभी मोबाइल फोन यूज करते हैं। वो थोड़ी देर नहीं दिखा मोबाइल, समझो अभी मेरा घूम गया है, तो ये बात करने में मेरा ध्यान नहीं रहेगा, पूरा ध्यान उसमें है। हम लोग टीवी देखते, जो कर रहे जो देख रहे, तो ये मिट्टी से जुड़ने का बहुत बड़ा अवसर मुझे लगता है यहाँ पे गणेश वंदना कार्यक्रम ने आप लोगों को दिया हुआ है। मैं तो जहाँ से आती हूँ वो पूरा आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, वहाँ के लोग पर्यावरण जीते हैं, पर्यावरण की बात भी नहीं करते, न पर्यावरण क्या है ऐसे हम अपनी व्याख्या में बिठाएंगे तो उनको नहीं समझेगा, पर वो पर्यावरण जीते हैं, उनके नियम कानून के अनुसार वो उनका चलता है। जैसे अभी मैं कल परसों ही किसी से बात कर रही थी कि हमारे यहाँ के जो कोरकू आदिवासी लोग हैं, वो लोग नागपंचमी यानी बारिश होने के समय, अभी नागपंचमी आके गई, तो नागपंचमी से लेकर अभी जब ये गणेश जी उठ जाएंगे, जब तक के दूध वाला कोई भी पदार्थ नहीं खाते। वो चाय में दूध नहीं डालेंगे, वो कोई आएंगे घर में तो मुझे उनके लिए काली चाय बनानी पड़ती है। तो दूध क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि ऐसे कहा गया है कि इस समय का खाया हुआ दूध पचेगा ही नहीं, उसका बनाना है तो आप घी बना लो, पर वो दूध का यदि खाते हैं तो पचेगा नहीं। पर नियम डाल दिया है उनको, नहीं हमारा पूजा है हम नहीं खाएंगे। सेम दूसरा एक नियम हमारे यहाँ आदिवासी लोग बहुत इससे कड़ाई से पालन करते हैं। हमारे यहाँ अक्षय तृतीया, अखजी बोलते उसको, तो अखजी तक आम नहीं खाते, पेड़ पे आम लगे हैं, आम नहीं खाते। हमारे यहाँ एक हमको बहुत सोचने पे और समझने के लिए मजबूर किया, ऐसी एक घटना घटी। एक दिन हवा आई बहुत सारा और आम नीचे गिर गए, कोई उठा के लाया और सुनील जी को बोला, भैया ये आम ले लो, तुम लोग तो जांगड़ी हो यानी आदिवासी नहीं हो, तुम लोग आम खा सकते हैं, हमारा आम, हम आम नहीं खाते। बोले आप आम क्यों नहीं खाते? आम इसलिए नहीं खा रहे आम कि हमारा धर्म है कि आम नहीं खाना है। तो सुनील जी और मैं हम बहुत सोच में पड़े कि ये क्या धर्म होता है कि आम नहीं खाना है।
तो आम नहीं खाना, गुरुजी से बात किए, बहुत बातें हुई इस पर, बहुत सोचे, तो गुरुजी ने इसने बताया कि सोचो ये लोग कितनी महान वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग हैं कि जब तक आम की गुठली पकती नहीं है आम को खाना नहीं है। आम की गुठली अक्षय तृतीया जब तक आती है, जब तक आम की गुठली परिपक्व होती है, यानी जो व्यक्ति आम के भी भ्रूण हत्या का समझता है वो जनजाति का व्यक्ति हमारे लिए आज पिछड़ा है। तो जो जनजाति समाज है भारत के सभी जगह पे ऐसे अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं। हमारे समाज में भी, हमारे इसमें भी आप याद करेंगे तो आपके घरों में भी ऐसे कुछ नियम होंगे, ऐसे कुछ कायदे कानून होते हैं जिसका अर्थ हमें नहीं मालूम है कि ये क्यों करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी संस्कृति, अपने घर की, अपने समाज की परंपरा को जानें, उसके पीछे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको भी जानें। ये मुझे बहुत सौभाग्यपूर्ण लगता है कि गुरुजी के साथ हम लोग बहुत रहे और बहुत कुछ सीखे समझे। धन्यवाद। समय की थोड़ी कमी है तो मेरा विषय, मुझे कला पे बोलने के लिए बुलाया गया है तो संक्षेप में कोशिश करूँगा। अगर किसी विषय के बारे में अगर हम बात करना शुरू करें उसके पहले उसकी परिभाषा जान लें तो बात करना शायद आसान हो जाए। और अगर मैं गुरुजी के शब्दों में कला को परिभाषित करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा कि अनुभवों से होने वाली अनुभूति को प्रकट करना कला है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं या जो हम महसूस करते हैं, उस अनुभव को अब किसी माध्यम से प्रकट करना ही कला है। ये जो इतने सारे हमारे कारीगर यंत्र और कारीगरों ने बनाई हुई चीज़ें सामने रखी हैं, ये सब उनके अपने अपने अनुभव हैं उस माध्यम में, और उनके जीवन में आने वाली कठिनाई है, उनके जीवन में आने वाले सुख हैं, उन सब का एक प्रतीक इन कलाओं में आपको दिखेगा। और चूँकि मेरा विषय थोड़ा संगीत की ओर ज़्यादा जाता है तो इन कलाकृतियों का को जब बनाया जाता है तब उन कलाकृतियों को बनाते वक्त उसमें एक संगीत होता है। उन कलाकृतियों को उपयोग करते समय भी एक संगीत होता है, एक नाद होता है। नाद का हमारे जीवन में बहुत कैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर नाद नहीं होगा तो शायद हम सब मिट्टी हों। हम कार में बैठते हैं या बस में सफ़र करते हैं तो भले ही हम कुछ ना करें फिर भी हम थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो होने वाला नाद है उसका और हमारे शरीर का कोई संबंध नहीं है। अगर हम वही काम अगर किसी घंटे को सुने, किसी हम कुटाई करते हैं किसी चीज़ की या कोई और काम करते हैं जिसमें नाद पैदा हो जो हमारे शरीर से मिलता हो, वही नाद हम वो काम हमें काम नहीं लगेगा, जबकि वो एक उसमें एक आनंद प्राप्त होगा। कला, जैसे आशीष जी ने बताया कि एक मानस को भी, मानस आध्यात्म की पहली सीढ़ी है और वो मानस में बदलाव लाती है, और यही काम एक कारीगर और एक कलाकार हमेशा करता रहता है। तो मैं नाद पे ही बात करता हूँ कि नाद की जो कल्पना है वो हमें नटराज की मूर्ति अगर आपने देखी हो उसमें दिखाई देती है। नटराज की मूर्तियों में पंच धातु हैं। उस नटराज की जो जटाएं हैं वो हवा का प्रतीक है, उस जटाओं में से निकलने वाली गंगा जल का प्रतीक है, बाहर का जो गोल आउटर स्ट्रक्चर है वो पृथ्वी का प्रतीक है, चंद्रमा आकाश है। इस तरह से जो पंच धातुएं मिलती हैं वो नाद तैयार करती हैं, जो डमरू नाद का प्रतीक है। और इस नाद से लय पैदा होती है। लय उनकी जो प्रतिमा है उसमें हम लय देखते हैं, और इन लय से गीत पैदा होता है, और गीत ही संगीत है। तो इस संगीत को सीखने के लिए और इन सीखने के लिए हमारे पुराने तरीके जो थे वो स्कूल न जाते हुए एक
आसानी से सहजता से सीखने के तरीका था। कोई बच्चा अगर 10-12 साल का हो, वो किसी गुरु के पास जाता है तो उसे बैठकर संगीत नहीं सिखाया जाता, वो सिर्फ उनके पास बैठता है, उनसे सुनता है और धीरे 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 सहजता से ही वो संगीत करना सीख जाता है। सहजता से ही वो लकड़ी का काम करना या कुम्हारी का काम करना आसानी से सीख जाता है। और इन सब चीज़ों को हमें बैठकर सीख कर ये सब ना करने की अगर कोशिश करें तो हम कला को ख़त्म कर देंगे। कला में शास्त्र तो है पर कला में रसता भी है। अगर उस रस को हम भूल जाएंगे तो कला शायद कला नहीं रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम गोपी कृष्णा है। मैं कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक भाग बेलगाम में रहता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं गुरुजी के साथ काफ़ी लंबा समय तक जुड़ा रहा और मैं काफ़ी कुछ गुरुजी से जो प्रेरणा मिली उससे मेरे काम में समझने के लिए, काम करने के लिए गाँवों में काफ़ी कुछ ये मिला। मूलभूत गुरुजी से हम जो सीखे हैं समाज को समझने में, और जो भी व्यवसाय है, कला है, उसमें सामाजिकता देखने का जो सौंदर्य दृष्टिकोण गुरुजी से हमको प्रेरणा मिली है, उसका विषय में संक्षिप्त में मैं बात करूंगा, क्योंकि आशीष जी और निरुपमा जी काफ़ी कुछ विषय गुरुजी के बारे में कवर किए हैं और गुरुजी के विचारों के बारे में और उनका जो भी ये है। तो मेरा काम रहा कि जैसे गुरुजी हमको हमारे साथ चर्चा करते थे और हमको एक सौंदर्य दृष्टिकोण के बारे में समझाया करते थे, उसको लेके मैं जो मैं काम करता हूँ वो उत्तर कर्नाटक भाग है। उत्तर कर्नाटक भाग में ज़्यादा एरिया सब उधर का व्यवसाय सब बरसात आधारित है। ज़्यादा जगह एक ही क्रॉप, मतलब एक ही अनाज, ये वन सिंगल क्रॉप ये करते हैं। तो उधर से काफ़ी लोग बाहर काम के लिए माइग्रेट होके जाते थे। इसके लिए मेरा काम रहा कि कैसा उधर का जो आर्थिक व्यवस्था है उसको समझ के कैसे हम लोगों को काम मिलने के लिए और ये क्या काम करना है बोल के उसके ऊपर मेरा काम रहा। हमारा जो भाग है वो भाग में बहुत कुछ मालदारी लोग हैं, जैसे आपके कच्छ और कुछ गुजरात भाग में है, तो उनको हम बोलते हैं कुरबा और गोला समाज। ये जो समाज है बहुत बड़ा है, क्योंकि उधर जो व्यवसाय करने के लिए हम को जो ये चाहिए, जैसे फर्टिलाइज़र और मेन्योर, वो जो है हमारे जो कुर्बा लोग, गोला लोग, वो जो भेड़ बकरी ये करते हैं, लेके आते हैं, उसको बिठा के व्यवसाय करते हैं। तो इसके लिए हम लोग, हमारा काम बहुत कुछ रहा है उनके साथ 40-50 सालों में। तो हमारे पास पशुपालन जो करते हैं वो मेन्यूर के लिए करते हैं, मतलब व्यवसाय में खाद के लिए उनको ये भेड़ बकरियों को बिठा के वो सॉइल को और फर्टिलिटी को ये करने के लिए, अनाज उगाने के लिए वगैरह। तो मेरा काम रहा ये समाज के साथ। वो समाज में हमारे पास जो एक बेड है, दक्कनी बेड बोलते, वो काला बेड है, ऐसा काला ऊन आता है हमारे पास। ये दक्षिण भारत में ये ऐसा एक ही ब्रीड है, उसमें ऊन आता है, बाकी का सब भेड़ बकरी में बाल रहता है। तो बाल जो है उसे हम कपड़ा वपड़ा नहीं बना सकते हैं,
ऐसा ऊन है तो उसको हम स्पिन करके कंबल वगैरह बनाते हैं। तो वो जो बाल रहता है उससे सिर्फ रस्सी वगैरह बना सकते हैं। तो ये जो दक्कनी भेड़ है उससे काफ़ी कुछ फूड सिक्योरिटी हमारे जो क्षेत्र में आहार का सुरक्षता जो है उसको बहुत महत्वपूर्ण ये करता है। तो वो कम्युनिटीज के साथ हम ऊन और चमड़ा चमड़ा जो ये होता है भेड़ का और बकरी का, उससे हमारे क्षेत्र आप लोग सब सुने होंगे कोल्हापुर चप्पल। वो कोल्हापुर चप्पल जो बनता है वो है भैंस और भेड़ और बकरी का जो चमड़े से होता है। तो हमारा काम रहा जो समाज ये सब जो जो जातियाँ इसके साथ जुड़े हैं, मेरा काम उनके साथ रहा। जैसे कि ये जो भेड़ पालक है वो कुरमा गुल्ला लोग हैं और कुर्बा लोग हैं, और ये चमड़े के साथ जो काम करते हैं वो चमड़ा को टैन करने के लिए हमारे पास डोर समाज बोल के है। वो लोग सब वेजिटेबल टैनिंग करते हैं, हम लोग केमिकल्स वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं। और वाद्य वगैरह बनाने के लिए हम लोग जो भेड़ और बकरी का ये करते हैं ऐसा तबला वाला लेदर उनको हम लोग बकरीकार बोल के, वो लोग वो समाज जो है वाद्य बनाता है, सब परकुशन इंस्ट्रूमेंट्स जो ये करते हैं वो। और एक समाज है समगार समाज जो कोल्हापुरी चप्पल और कापसी चप्पल जो बनाते हैं। तो मेरा काम काफ़ी कुछ इनके साथ रहा है। इनके साथ में हम बैग बास्केट चप्पल ये सब बना के हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और थोड़ा हम नया नया आइटम ये भी इसमें ट्राई कर रहे हैं, जैसे ये लेदर के ऊपर ऊल, लेदर एंड ऊल दोनों को ये करके नीडल फेल्टिंग बोलते हैं हम इसको। ऐसा लेदर पे नीडल फेल्टिंग करने का। हाँ, हाँ। और ये जो है हमारा वेजिटेबल टैन लेदर है। ये वेजिटेबल टैन लेदर जो है इसमें कुछ केमिकल यूज नहीं होता है। इसमें यूज होता है बबूल का छाल और ये करक्काई, ये हरड़ 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 यूज होता है, और बबूल का छाल और एक छोटा सा प्लांट है उसका छाल यूज होता है। और इसको बैक टैनिंग करके हम लोग ये करते हैं। ये कॉटेज स्केल पे होता है गांव के स्तर पर, इसके वास्ते इसका पोल्यूशन वोल्यूशन प्रॉब्लम समस्या नहीं रहता है। ओके। तो मेरा काम रहा अलग अलग नेचुरल फाइबर्स के साथ जूट बनाना, सीसल और सीसल जूट बनाना, ऐसा लेदर और बहुत कुछ फाइबर्स के साथ हमारा काम रहा है। अभी मैं समय के अभाव है इसके लिए ज़्यादा मैं खींचता नहीं। मेरा आई थिंक आई शुड थैंक ए गणेश वंदना ग्रुप को मेरे को इनवाइट करके ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमको अच्छा भी रहा कि वो ग्रुप आया था हमारे साथ, एक 3 दिन रहा और हम लोग बहुत कुछ एंजॉय किए, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा कि ये कारीगरी जो है का फोकस रहना चाहिए फैमिलीज और कम्युनिटीज। ये इंडिविजुअल टारगेट वाला नहीं होना चाहिए। तो हमको बहुत अच्छा लगा जब जो सब फैमिलीज आए और हम लोग जो वर्कशॉप्स किए फेल्टिंग पे और टेपिस्ट्री पे, उसमें छोटे बच्चे भी सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और हमारे साथ उधर गांव में रह के खाना वाना पका के सबको गुजराती खाना खिलाए। इसके लिए मैं वो गणेश वंदना ग्रुप को आभारी हूँ। और आभारी हूँ। एंड देन
Thank you very much for inviting me. Thank you. यहाँ बैठे सभी के साथ हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं और यहाँ सबके द्वारा जो बात बताई गई है कारीगर यंत्र को लेकर के, परिवार व्यवस्था को लेकर के, अर्थव्यवस्था सामाजिक होनी चाहिए, असामाजिक नहीं, और किसका क्रय विक्रय होता है, इन सब विषयों को लेकर के जो बात रखी गई है, मुझे लग रहा है कि हमारे समाज के सामर्थ्य को समझने में आप सबके द्वारा प्रस्तुत किया गया संवाद बहुत कारगर सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आप एक भारत ऐसा भी को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें, तो आप इच्छित धनराशि यहाँ दिए गए QR कोड से हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, तो यहाँ दिए गए email ID पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।